नमस्कार, सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। 3 कृषि कानूनों पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं। पहले किसानों की सरकार से अपील और अब किसानों का टूटता सब्र इस बात की गवाही दे रहा है कि देश का किसान किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं है। सरकार पर लगातार दबाव बनाने की रणनीति में लगे किसानों ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है कि 5 दिसंबर को जो सरकार के साथ बातचीत होनी है, अगर उसमें हमारी बातें नहीं मानी गई तो 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने से कम अब किसी भी बात पर मानने को तैयार नहीं है। अब इस पर क्या सोचना है सरकार का और आप क्या सोचते हैं, इसी को लेकर आज सवाल आपका में होगी चर्चा। किसानों के इस आंदोलन को भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। साथ देने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वकील हो, कलाकार हो, खाप पंचायत हो या फिर किसानों को साथ देने वाले आम जन, संख्या में लगातार इजाफा जारी है। और इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने सिंघू बॉर्डर पर जाकर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी किसानों से फोन पर बातचीत की, उनका समर्थन किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी सिंधु बॉर्डर पर किसानों से मिलने के लिए पहुंचे। अब देखिए, 1 दिसंबर की तरह ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिनिधि मंडल की गुरुवार को जो बैठक हुई वो भी बेनतीजा रही। हालांकि बैठक काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, लेकिन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। लगभग 7.5 घंटे तक चली इस बैठक में किसान नेता नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। किसान नेताओं ने बातचीत के बीच में सरकार की तरफ से की गई दोपहर के भोजन और चाय पानी की पेशकश को भी ठुकरा दिया। लेकिन अब 5 दिसंबर को क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन किसानों का 8 दिसंबर को भारत बंद कर देने का ऐलान सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो आज सवाल आपका में इसी पर होगी चर्चा। कुछ सवाल हैं जो हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। सबसे पहले वो सवाल आपको बताते हैं, कानून रद्द होंगे या फिर जारी रहेगा आंदोलन? सबसे बड़ा सवाल, किसानों की रणनीति सरकार पर दबाव बना पाएगी? जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि अब हम जो है 8 दिसंबर को भारत बंद कर सकते हैं, तो ये जो रणनीति है वो क्या दबाव बना पाएगी सरकार पर? और जो दिल्ली वासियों की दिक्कतें इस बीच बढ़ती जा रही हैं, उन दिक्कतों का क्या है उनका सॉल्यूशन? और ये नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं। देखिए, इन नंबर पर कॉल करके आप भी जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे अपने सीधे सवाल कर सकते हैं। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि सवाल कृषि कानूनों से जुड़े ही हों, क्योंकि बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है, देश के अन्नदाताओं से जुड़ा, तो इसी से जुड़े सवाल आप करें। ये नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे और इन पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। भारत भूषण जुयाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रमेश बामल जी, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। भारत भूषण जी, सीधा आपका रुख करूंगी। किसानों ने तो कह दिया, अगर 5 दिसंबर यानी कि कल जो मीटिंग होनी है एक बार फिर से, अगर उसमें हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो हम 8 दिसंबर को भारत बंद कर देंगे। क्या है सरकार की तैयारी? ये लोकतांत्रिक अधिकार है किसी भी संगठन का, पूरे देश की जनता का, कि अगर उन्होंने किसी आंदोलन को करना है, कोई धरना प्रदर्शन करना है तो वो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ तक कल की बैठक की बात है, हमें पूरी आशा है कि जिन 5 बिंदुओं पर कहीं पर आपस में सहमति नहीं थी और किसानों ने उन 5 बिंदुओं पर अपना एतराज जताया था, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा कृषि मंत्रालय और भारत सरकार उस पर कल के बैठक सफल न होने के बाद तो उस पर बात कर रही है, विचार कर रही है। तो हम तो पॉजिटिव है कि हमने कल की बैठक को भी सफल माना। किसान संगठन इसे असफल मान ले, लेकिन हम इसे एक कदम आगे मानते हैं। एक सवाल भारत भूषण जी, आप इस बैठक को बता रहे हैं कि सफल हुई है बैठक, लेकिन किसान नेताओं से लगातार जब हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर खबर फास्ट की टीम मौजूद है, लगातार किसान नेताओं से बात कर रही है, वो नहीं मान रहे इस बैठक को सफल। वो कह रहे हैं कि सरकार हमें टरकाने की कोशिश कर रही है। नहीं, देखिए, जो भी 5 बिंदु थे वो 5 बिंदुओं पर अगर हम आज भी चर्चा करें, अगर उन 5 बिंदुओं पर सहमति बन जाती है और सरकार बड़ी संजीदा होकर के उन पर प्रयास कर रही है कि हम एक राय होकर के उस पर जो किसानों के सुझाव है उनको इंक्लूड करके अगर हमारा कोई बहुत बेहतर परिणाम निकल आता है तो कानून भी रहेंगे और आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। ये हमें पूरी आशा है कि कल की बैठक में
संतोषजनक। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, किसान तो मान ही नहीं रहे, वो तो सीधा कह रहे हैं आप 3 कृषि कानूनों को रद्द कीजिए, फिर ही हम बात करेंगे। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास, दर्शकों का कार्यक्रम है। भारत भूषण जी लौटूंगी, रमेश जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, उनसे भी सवाल होंगे, लेकिन पहले दर्शक जुड़ गए हैं वेद प्रकाश जी चरखी दादरी से। वेद प्रकाश जी बहुत स्वागत है खबर फास्ट के इस मंच पर आपका। नमस्कार जी पूजा जी। जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। पूजा जी, जो आज स्थिति बनी है उसके लिए पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, पूरा देश जानता है। इस एपिडेमिक के दौरान ऑर्डिनेंस लाना, ऑर्डिनेंस के एक इमरजेंसी में लाया जाता है। क्या इमरजेंसी थी? उसको ध्वनि मत से पास करवाना, क्या आवश्यकता थी? यहाँ तो उनकी नीयत, शुरुआत से ही नीयत पर संदेह होता। और उसके बाद एक्ट आने से जिस महीने से आया था, आज 5-6 महीने तक जो भी भारतीय जनता पार्टी का इस बारे में रिस्पॉन्स रहा है उसको भी देश ने देखा। आज भी ये जब किसान, एक आम किसान, अनपढ़ किसान से लेकर जो उनका नेतृत्व, वो ये कह रहा है कि भाई आप हमारा भला चाहते हैं, हमें ऐसे भले की आवश्यकता नहीं है। जब किसान नीचे से, मैं ग्राउंड लेवल पर रहता हूँ, आम किसान से बात करता हूँ, जो अनपढ़ किसान है उससे बात करता हूँ, सभी की ये राय है कि भाई हमें कानून की, हमें भलाई की आवश्यकता नहीं है। जी वो आखिरी शब्द है उनके लिए कि हमें भलाई की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद भी क्यों सरकार लगी हुई है कि नहीं हमें अब भलाई करनी है? क्यों कर रही है ऐसा सरकार? ठीक है वेद प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जवाब ले लेते हैं हम रमेश जी, लेकिन उससे पहले मैं आपका रुख करूंगी। सवाल यहाँ पर बीजेपी की नीयत को लेकर जनता उठा रही है, लेकिन सवाल तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीयत को लेकर भी उठ रहे हैं कि जब इतना बड़ा मुद्दा, इतना गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है, अपनी जमीन खोजने की कोशिश कर रही है किसानों के इस आंदोलन के जरिए। रमेश जी। हाँ जी पूजा जी, पूजा जी थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, आवाज नहीं मेरे को क्लियर सुनाई दे रही। सर मैं आपको सुन पा रही हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बिल है, आज तक हमारे माननीय मोदी जी आज तक ये नहीं बता पाए कि जब किसान इन बिलों से खुश नहीं है और ये काले कानून है, उसके बावजूद भी मोदी जी जनता को जवाब नहीं देते, तो ये किसके फायदे के लिए है? ये सिर्फ फूट डालने के लिए अपना टाइम पास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इन बिलों को रद्द किया जाए। सर आपको भी तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया ना। रमेश जी लौटती हूँ आपके पास, लौटती हूँ। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, कुलदीप सिंह राणा जी हैं। कुलदीप जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार मैडम, मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है कि जब किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे तो उसने लिखने में सरकार ने दिक्कत क्या है? क्या परेशानी है सरकार को? एमएसपी की गारंटी दे दे लिख का, फिर तो सारा मसला हल हो जाएगा। ये दूसरा मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से यह है कि मैं आपके सामने लगातार रोज तकरीबन ये आवाज ठहर, अभी मेरे जोहड़ का पानी, कवर फ्लो पानी मेरे खेतों में घुस गया और सरकार ने उसका पैसा विभाग को दे रखा, तो उसकी खुदाई क्यों नहीं सरकार करवा रही? मैंने सीएम बिंदु भी दरखास्त दी इसकी, तो उसने सरपंच ने उससे लिख कर दे दिया, अभी 2 महीने की इजाजत दे रहे मैं आपसे, 2 महीने के बाद खुदाई जोड़ की कर दियो। मैं 2 महीने की बजाय 6 महीने के मई में उसके पास पैसा है जी, विभाग के पास, अब तक जोड़ पे काम नहीं लगा और जोड़ में इतनी बुरी हालत है, गौ में महामारी फैलने का खतरा है। ठीक है भारत भूषण जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी समस्या को आप नोट डाउन कर लीजिए, कोशिश कीजिए अपने लेवल पर भी। मैंने किया है भाई, अपना अगर विशेष तरीके से बताएं कि कौन से गांव के कहाँ की बात है तो सुडैल गाँव है जी। हाँ जी, सुडैल गाँव है जी। सुडैल गाँव? सुडैल, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। भाई साहब मैं खुद यमुनानगर का रहने वाला हूँ और आप सुडैल से हैं, तो निश्चित रूप से आप मिलकर के इस बात को कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। ठीक है भारत भूषण जी, जवाब भी आप दे दीजिए, क्योंकि सवाल तो उठेंगे ना जब किसान कह रहे हैं कि आप लिखित में हमें आश्वासन दीजिए, मौखिक आश्वासन पर भरोसा हमें है नहीं। क्यों सरकार को कहाँ तकलीफ आ रही, क्यों लिख के नहीं दे देती? पूजा जी मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। 3 प्रश्न आए। एक तो पहले प्रश्न आया कि भाई सरकार को क्या जरूरत थी जब किसानों को अपने फायदे के ये कानून नहीं लग रहे हैं, तो किसान के ऊपर ये कानून लादने की या किसान को ये कानून बनाने की जरूरत क्या है सरकार को। दूसरा प्रश्न ये है, जैसे रमेश जी ने कहा कि
सरकार जो है इनकी नीयत ठीक नहीं है, किसानों के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, बात को सुन नहीं रही है, एमएसपी का रहेगा नहीं रहेगा। अभी जो हमारे सुडैल के भाई उन्होंने भी कहा एमएसपी गारंटी क्यों नहीं दी जाती। थोड़ा सा मुझे समय देंगे, मैं बताता हूँ कि कानून सरकार किसानों के भले के लिए ले आई है। 1960 के दशक जो कानून थे, थोड़ा सा गहराई में जाए, 1960 के जो दशक के कानून थे, चाहे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का कानून हो, चाहे उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो या प्रोक्योरमेंट का हो, वो तीनों कानून उस समय के थे जब हिंदुस्तान में अनाज बहुत कम होता था, हमें आयात पर अनाज से निर्भर करना पड़ता था, इसीलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इस तरीके से इफेक्टिव था। आज क्योंकि खाद्यान्न में हमारा देश जो है परिपूर्ण है, हमारे पास एक्सेस में स्टॉक होता है, इसलिए कुछ उसको रिलीज करने के लिए, कुछ उसको छूट देने के लिए भी अगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में किसी भी प्रावधान को उसको बढ़ा करके करा जाए तो स्टोरेज का जो हमने मामला लिया इस कानून में कि स्टोरेज की छूट हम दे रहे हैं कि अगर किसान स्टोरेज करना चाहे या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो कॉन्ट्रैक्टर है वो करना चाहे तो वो स्टोरेज कर सकता है, बशर्ते उसमें एक लिमिट है कि अगर मार्केट में एसेंशियल कमोडिटी के एक्ट के तहत देखते हुए अनाज की कमी आती है, रेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दुगना डेढ़ गुना हो जाता है, सरकार उसको स्टॉक को टेक ओवर कर ठीक है भारत भूषण जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, अपनी बात पूरी कीजिएगा आप, लेकिन एक और दर्शक जुड़ गए हैं मेरे साथ, रमन कुमार जी करनाल से। रमन जी स्वागत है आपका। हाँ मैडम जी, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम जी, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता जी से है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ जी मैडम जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से सर पूछना आप चाहता अपना हूँ। सवाल पूछिए, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, ये जो एक तो इन्होंने जो मैं फौजी आदमी हूँ और इन्होंने एक तो कैंटीन के अंदर हरियाणा के अंदर जो रेट एकदम शराब के बढ़ाए, बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी है। दूसरी बात, ये जो किसानों का मुद्दा है, जब किसानों को जरूरत नहीं है ये क्यों पीछे पड़ रहे हैं, ये जनसंख्या कानून नियंत्रण कानून क्यों नहीं लाते, उसके ऊपर क्यों नहीं जोर दे रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जवाब हम लेंगे। दरअसल मुझे लगता है आज हम कृषि कानूनों से जुड़े जो मुद्दे हैं और किसानों के आंदोलन से जो मुद्दे हैं जुड़े हुए, उन्हीं पर आज हम अगर बात करें तो अच्छा होगा, क्योंकि पूरे देश के लिए बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दा ही है। एक और दर्शक जुड़ गए, उनका भी सवाल ले लेते। भारत भूषण जी फिर आप जवाब दीजिएगा। पवन है सोनीपत से। पवन जी। हेलो जी पवन जी। यस मैम, मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ मैडम। मैं एक किसान हूँ और साथ में एक छोटी सी नौकरी भी करता हूँ। मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। मुझे ये चीज समझनी है, मैंने 1 एकड़ में बाजरा उगा दिया, उसमें 12 क्विंटल हो गया। ये जमींदार को तो बोल रहे कि हम तो 6 क्विंटल लेंगे, बाकी वो जो 6 क्विंटल जो बच गया वो कहाँ लेके जाए हम लोग। भारत भूषण जी जी दीजिए जवाब। मैं पहले तो जो करनाल से प्रश्न आया था, तो आपने कैंटीन में शराब के रेटों की बढ़ोतरी की बात की, क्षमा चाहूंगा। एक्साइज ड्यूटी जो सरकार लेती है शराब के ऊपर, वो 200% से 250% तक जाती है। अभी तक वो सारी की सारी कैंटीन की सप्लाई के लिए ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी माफ होती थी। सरकार को ये ध्यान में आया है कि इस प्रकार के अगर बिल्कुल इतने रिबेट के साथ एक्साइज ड्यूटी नहीं रहेगी, नहीं लगाई जाएगी, चार्ज नहीं की जाएगी, सरकार को रेवेन्यू का लॉस होता है, तो कुछ ना कुछ एक्साइज ड्यूटी उस डिपार्टमेंट से, उस विभाग से आनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न जो अभी इसी संबंधित है पवन जी का, कि 1 एकड़ में ये खेती करते हैं। देखिए ये कृषि कानून जो 3 आए हैं वो छोटे सीमांत किसानों के फायदे के लिए है। पवन जी, छोटे किसान, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि सिरसा का एक किसान है जिसके पास 8 एकड़ जमीन है, तो उसमें गेहूं, उसमें सरसों, उसमें सूरजमुखी, उसमें कपास उगाते हैं और अपने दाम पर अच्छी क्वालिटी जैविक खेती के माध्यम से खेती करके उसको बेचते हैं। वो सारा दिखना चाहिए एमएसपी के रेट पे, तो वो संभव इसलिए नहीं मेरे भाई, क्योंकि अगर सरकार 280 करोड़ क्विंटल के खाद्यान्न एमएसपी में खरीदना शुरू कर देगी तो उससे भारतवर्ष का जो 42 करोड़ बजट है, 22.40 लाख करोड़ का हिंदुस्तान का 2020-21 का बजट आया है, उसके चौथाई हिस्सा यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बजट खाद्यान्नों की एमएसपी से खरीद के लेते हैं। इसलिए सरकार उतने जीन्स को खरीदती है जितना वो एक लिमिटेड स्टॉक को खरीद करके उसको
सब्सिडी ठीक के है। आगे देती है। भारत भूषण जी हरियाणा लौटती हूँ सरकार आपके पास, मात्र लौटती एक हूँ। सरकार है, रमेश आपके बामल जी लिए भी जुड़े हुए हैं। बताओ, रमेश जी, उसमें एक कमेंट सूरजमुखी आपका। है, भारत कपास भूषण जी है, अच्छे तरीके चना से है, किसानों को सरसों है, सब समझाने की खरीदा जा कोशिश रहा कर रहे हैं कि ये जो 3 कृषि कानून है आपके फायदे में है, प्रधानमंत्री खुद समझा चुके हैं, लेकिन किसान नहीं समझ पा रहे हैं। आपका एक रिएक्शन रमेश जी। रमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क उनसे टूट गया। तकनीकी समस्या को दुरुस्त कर लीजिए, फिर से लौटूंगी आपके पास। भारत भूषण जी, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। तो मैं ये कह रहा था कि अगर देश के खाद्यान्न जितना है 280 करोड़ क्विंटल, अगर सबको एमएसपी पे सरकार खरीदेगी, तो एमएसपी पे खरीदने के बाद सरकार उसका प्रोक्योरमेंट, उसकी स्टोरेज कैसे करे? संभव नहीं है, क्योंकि इतना रुपया 6 लाख करोड़ रुपया, यानी कि 25% बजट ऑफ टोटल बजट ऑफ इंडिया, वो अकेले खाद्यान्न पर इन्वेस्ट करने की कोई भी सरकार, आज हमारी सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, कोई भी नहीं कर सकता था। इसीलिए किसान को एक लिमिट तक फायदा देने के लिए, उसकी फसल का उचित दाम देने के लिए एमएसपी निर्धारित की गई। ठीक है, एक और दर्शक जुड़ गए मेरे साथ, उनका सवाल ले लेती हूँ रमेश जी, फिर आपसे कमेंट लूंगी। अनूप सिंह है। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हिसाब से बात कर रहा हूँ मैम। जी सर, बताइए अपना सवाल। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ। घुमाए फिराए नहीं बात को सीधा किसान की तरफ लेकर जाए। बीजेपी के प्रवक्ता सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? जी जी, बोलिए ना आप। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब हमारे को 15 नवंबर में हमारे हरियाणा में ओले गिरी हुई, फसलें खराब हुई है, इतने किसान की कृषि है, तो आपने ऑर्डर क्यों नहीं दिए, मतलब गिरदावरी की? देखिए, अब आप एक उस विषय पर बात कर रहे हैं जहाँ पर फसलों के मुआवजे की बात आती है। मुआवजे की बात भी कर रहा हूँ मैं। और ये जो काले कानून डेथ वारंट किसान की मौत है, इसकी बात भी कर रहा हूँ मैं। बात आप ओले करने के बाद मुआवजे और गड़बड़ी करने की कर रहे हैं, और आप कानूनों के साथ में जोड़िए ना उस बात को। मैं दोनों चीज जोड़ रहा हूँ। दोनों चीज किसान आंदोलन में नहीं है क्या? दोनों चीज किसान आंदोलन में नहीं है क्या? अलग अलग प्रश्न कीजिए ना। अगर आप मुआवजे की प्रश्न कर रहे हैं तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। सुनते क्या? कहाँ सुनते हैं आप? कहाँ सुनते हैं? मतलब अब किसानों को आपको मारने की मतलब बाकी रह गई है। अनुज जी, आपका सवाल मुआवजे से जुड़ा है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून सरकार क्यों लेकर आई है, किसानों को नहीं चाहिए, यही आपका सवाल है अनूप जी? अनूप जी, लगता है संपर्क टूट गया उनसे। भारत भूषण जी, जवाब दीजिएगा। एक और दर्शक जुड़े हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं, दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा फिर आप। उदयबान जी हैं लुधियाना से। हाँ जी जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट के मंच पर। हाँ जी, मैं उदयबान जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें, आपसे एक रिक्वेस्ट है। हेलो उदयबान जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। हाँ, कर दिया जी, कर दिया। हाँ जी, अब पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था, जो ये कानून बनाया गया है, तो अगर ये चीज किसान को नहीं चाहिए तो ये जबरदस्ती सरकार क्यों दे रही है? ठीक है। हाँ जी, यही हमारा रिक्वेस्ट है कि जैसे मान लो मैं यहाँ लुधियाने में एक छोटा सा किसान होके अपनी खेती करने के बाद में ऑटो चलाता हूँ। तो ऑटो में अगर किसी व्यक्ति ने बोला कि आपको 20 रुपए के हिसाब से सवारी ले जानी है और हमने सिग्नेचर कर दिए, अगर वो कुछ दिन बाद 5 रुपए देता है तो हम उसकी शिकायत कहाँ करेंगे? तो प्रॉब्लम इस बात की है ना। समझ गए आपकी बात। भारत भूषण जी, जवाब थोड़ा सा जल्दी में दीजिएगा, क्योंकि और भी दर्शक जुड़ रहे हैं और दर्शकों का कार्यक्रम है, मैं चाहती हूँ सबके सवाल हम ले पाएं। हाँ, उदयभान जी, आपके ही प्रश्न से अनूप जी के प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। आपने खुद कहा मैं एक छोटा सा किसान है। भाई, ये कानून जो तीनों है छोटे किसान को फायदा देने के लिए है। उदाहरण के तौर पे आप अगर 1-2 एकड़ के किसान है तो आप बहुत बड़ी पैदावार धान की या गेहूं की नहीं करते। आप थोड़े में सब्जी उगा लेते हैं, थोड़े में अपने घर के लिए कुछ अन्नदाना उत्पन्न करते हैं। आप अगर अपने यहाँ से 50 किलो टमाटर, 40 किलो गोभी अगर मंडी में लेकर के जाते हैं आड़ती के पास, तो आपके साथ क्या व्यवहार होता है? दिल पे हाथ रख के ईमान से कहिए। हमने प्रैक्टिकली इस चीज को देखा है कि छोटे जो किसान है, जो छोटी उतना उत्पादन लेकर के जाते हैं, उनको एक्सप्लॉयटेशन होता है। हमने आपके फायदे के लिए क्या कि मंडी में जाने की बजाय आप वहाँ 5 रुपए में टमाटर लुटाने की बजाय, 4 रुपए में गोभी लुटाने की बजाय मंडी से बाहर अगर उसको 10 रुपए किलो बेच लेते हैं, जो कि अल्टीमेटली हम कस्टमर को 20 रुपए किलो ही मिलती है, तो आपको 5 रुपए किलो मंडी से फालतू मिलेगा और मिल रहा है।
ठीक है। ये उदाहरण हमने देखा एक कमेंट रमेश जी से काफी देर से जुड़े हुए हैं। रमेश जी, मैं आपसे पहले भी सवाल कर रही थी लेकिन आप सुन नहीं पाए शायद। मैं ये कह रही हूँ कि भारत भूषण जी बड़े अच्छे तरीके से किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि कानूनों से फायदा ही होगा आपको। प्रधानमंत्री भी समझा रहे थे, गृह मंत्री भी समझा रहे थे। तो ऐसी क्या वजह है कि ना तो विपक्ष समझ पा रहा है ना किसान समझ पा रहे हैं? रमेश जी। पूजा जी, ऐसा जब ये कानून अध्यादेश लेके आए तो किसानों ने भी इसका प्रोटेस्ट किया था और कांग्रेस पार्टी ने भी किया था कि ये जो कानून है ये किसान हितैषी नहीं है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोटेस्ट किया था, जो इशू रेज किए थे, उनको कंसिडर नहीं किया, उनकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बावजूद भी इन्होंने उसका कानूनन दर्जा दे दिया, बगैर उन आपत्तियों को दूर करे, बगैर इस पे डिस्कस किए ये बिल पेश नहीं किए गए। यूनिलेटरल एक तरफा इन्होंने ये बिल पास करवा दिया और इनको कानूनन दर्जा दे दिया। उसके बाद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बार बार आश्वासन देते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। जब हम शुरू से ही ये एजिटेट कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे किसान भी कि एमएसपी का एक प्रावधान इन बिलों में किया जाए, वो नहीं किया पूजा जी। नंबर 2, हमने कहा था कि जिससे मंडी व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली है जो बिल्कुल बेसिकली गलत है। उसके ऊपर इन्होंने कोई मुद्दा नहीं, कोई उसमें संशोधन करने की नहीं की। उसके बाद हमने कहा कि बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन रमेश जी, कहाँ जाए? संसद है ना, संसद विपक्ष के लिए है ना। विपक्ष वहां पर विरोध कर सकता था। वहां पर जब मौका होता है विरोध करने का तब आप लोग बहिष्कार कर जाते हैं, चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं संसद से। हमने बहिष्कार किया इनका, लेकिन इन्होंने बगैर बहस किए ये यूनिलेटरल पास कर दिए। आप इनको सब पता है, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से तानाशाही करके मोदी जी ने इन बिलों को पास करवाया। किसानों पर अत्याचार हुए, ठीक है, जब वो एजिटेशन कर रहे थे उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, फिर गलत बयानबाजी करते हैं। लौट रही हूँ आपके पास, बिल लेके एक और दर्शक जुड़ गए हैं, विक्रम है अम्बाला से। रमेश जी लौटती हूँ आपके पास। तो हम मांग विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका। करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन बिलों को कैंसिल करे, रद्द करे, और ये जो वार्ता कर रहे हैं सिर्फ टाइम पास। रमेश जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। दर्शकों का कार्यक्रम है, दर्शक जुड़ रहे हैं लगातार। विक्रम जी, पूछिए अपना सवाल। कोई मंशा नहीं है। हाँ जी, पूजा मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता भारत भूषण जी को समझाना चाहता हूँ कि जो ये काले कानून है ये किस तरह किसान को मारेंगे। ये शायद इन्होंने पता नहीं होगा, शायद इनको अंग्रेजी नहीं आती या इनको समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो इनमें एमएसपी खत्म है मैडम जी, क्योंकि अभी पांटा साहब की जो मक्की है वो हमारे अम्बाला में 850 बिकी है, जबकि 1850 रुपए रेट है। ठीक है जी, एमएसपी खत्म। दूसरा जी, मंडी में आड़ती खत्म है, स्टोरेज की कोई सीमा नहीं है। एक के पास, इंसान के पास पैसे हैं, बड़ा व्यापारी है, वो उसकी अनलिमिटेड स्टोरेज करेगा। जब किसी को जरूरत होएगी, भूखमरी बढ़ेगी, तो लोग उसको महंगे पैसे देके खरीदेंगे। और कुछ लोग इंसान ऐसे हैं जो खरीद नहीं पाएंगे, भूख से मर जाएंगे। तीसरी बात ये है, जब ये सरकार सत्ता में आई थी, इसने एक प्रोटोकॉल में लिखा था कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लाएंगे, वो ये लेके नहीं आ रहे हैं। और चौथी बात ये कह रहे हैं कि जो बिजली है 2020 में इन्होंने कर दिया प्राइवेटाइजेशन। ठीक है जी, उसका सबसे बड़ा नुकसान है जो गरीब इंसान है, जिसको गवर्नमेंट ने पंजाब में ला लो, हरियाणा में लगा लो, जिनको 200 या 150 तक फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली मिल रही है, वो मिलनी बंद हो जाएगी। और एक और बात मैं इनको समझाना चाहता हूँ कि क्यों किसानों के पीछे आदो पड़े। किसान देश की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी है। अगर सीमा पे जवान गोली से मरे ना मरे, लेकिन देश का हरेक इंसान, बच्चा बूढ़ा जरूर मर जाएगा इस सरकार के राज में। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ मैडम जी सड़कों पर किस तरह से, क्योंकि हम भी एक किसान हैं, किस तरह से आ रहे हैं। और जो हमारी सरकार है, कांग्रेस की लगा लो, बीजेपी लगाओ या जेजेपी लगा लो, ठीक है, इतनी कमी सरकार हो चुकी है कि अपने हक के लिए कोई इंसान खड़ा होता है उसको अंतवादी बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं, कांग्रेसी बोलते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। जब वोट लेनी होती है वही इंसान वोट डालता है जो किसान होता है। इसमें कोई किसान, सभी किसान होते हैं, क्योंकि किसान ही एक वो इंसान है जो किसी भी को निवाला देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया अपनी राय खबर फास्ट के इस मंच पर रखने के लिए। देखिए, ये जनता की राय है, इस पर ना आप सवाल उठा सकते हैं,
ना काउंटर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जनता कह रही है जो वो महसूस कर रही है। एक और दर्शक जुड़ गए हैं मेरे साथ, जेडी जी हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं गुजरात से बात। हाँ जी सर, बताइए अपना सवाल। मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ये बिल कैंसिल करने में यार या खेडूत जो भी है उससे आपको प्रॉब्लम क्या है? मतलब ठीक है जेडी जी, शुक्रिया आपका। भारत भूषण जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, समय की मेरे पास थोड़ी सी कमी है। बार बार यही सवाल किया जा रहा है कि हमें चाहिए ही नहीं, जबरदस्ती किसी को रसगुल्ला खिलाएंगे, वो नहीं खाना चाहता तो तकलीफ होगी ना। देखिए मुझे थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न सबके हैं, उत्तर देने वाला सर मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का समय है सर, जल्दी से। ये बताना चाहूंगा कि जो आज कानून बने हैं, इन कानूनों को कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिया था। उन्होंने खुद कहा था कि एपीएमसी खत्म करके मुक्त बाजार देने का काम कांग्रेस करेगी। ये पॉइंट 11 जो उनका मैनिफेस्टो था, बिंदु 11 में उन्होंने खुल के कहा था। आज इसका ये खुद विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात आई है, विक्रम साहब ने बात की कि स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, जो बिल है, जो तीसरा कानून है, उसमें खुद कहा गया है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर मैंने पहले भी कहा, जो स्टोरेज की व्यवस्था नहीं कर सकता था, आज हम उसको एक्सटेंड करके कह रहे हैं कि किसान भी स्टोरेज कर सकता है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है वो भी स्टोरेज ठीक है सर। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक तरफ सरकार अभी भी इस बात पर अड़ी है कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, दूसरी तरफ देश का अन्नदाता मानने को तैयार नहीं। न जाने ऐसा कौन सा फायदा इन 3 कृषि कानूनों से होने वाला है किसानों को, जो किसान समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का हर नेता, हर प्रवक्ता कह रहा है कि ये जो 3 कृषि कानून है वो किसानों के हित में है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर अब क्या होगा? क्या आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा, या 5 दिसंबर यानी कि कल जो बातचीत सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से होने वाली है, उसमें कुछ बात बनेगी? लगातार महाकवरेज खबर फास्ट पर जारी रहेगी, बने रहिएगा हमारे साथ। सवाल आपका में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।